हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने शुरू किए थे ओलिगोपोली के मॉडल्स। तो उनमें 3 मॉडल्स की हमने बात की थी, कुर्नोट, बर्ट्रैंड और एजवर्थ। कुर्नोट का मॉडल लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बर्ट्रैंड का मॉडल और एजवर्थ का मॉडल। ये दोनों मॉडल मैं एक साथ इसलिए लेकर चल रही हूँ क्योंकि दोनों मॉडल में कुछ सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो लिंक करके समझने कंपैरेटिवली आसान रहेंगे। और बर्ट्रैंड के मॉडल की बात करते हैं। पहले आपका फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जोसेफ बर्ट्रैंड, जिन्होंने एक थ्योरी को डेवलप किया था 1883 में, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कुर्नोट के मॉडल को, क्योंकि कुर्नोट क्या लेकर चल रहा था कि राइवल जो फर्म है वो अपने आउटपुट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगी। इसके ठीक कॉन्ट्रेरी बर्ट्रैंड ने क्या माना कि जो राइवल फर्म है वो अपना प्राइस चेंज नहीं करेगी, यानी प्राइस को कैसे रखेगी, कांस्टेंट। तो अजम्पशंस पर फोकस करते हैं। अजम्पशंस वही 2 फर्म्स हैं, यानी ड्यूओपोली की बात कर रहे हैं। हर एक फर्म को मार्केट का डिमांड के बारे में पता है और हर एक फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के उद्देश्य से काम करेगी, और हर फर्म एक्ट करेगी किस अजम्पशन पर कि उसका कॉम्पिटिटर जो है वो प्राइस चेंज नहीं करेगा। तो इस मॉडल को हम समझेंगे कि किस तरीके से दोनों फर्म एक्ट करती हैं, रिएक्ट करती हैं। मतलब एक फर्म एक्ट करेगी और उसके ठीक विपरीत किस तरीके से दूसरी फर्म रिएक्ट करेगी। डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्स एक्सिस ले लिया है, यहाँ पर एक वाई एक्सिस को बीच में लेकर एक्स एक्सिस को इधर साइड भी लिया है और उधर साइड भी लिया है। क्यों? क्योंकि 2 फर्म से दोनों को एक साथ दिखा रहे हैं। यहाँ ए का आउटपुट लिया है, इस तरफ बी का आउटपुट लिया है। बीच में वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, प्राइस रेशियो ली है। ये हमने ए के लिए डिमांड कर्व बना लिया और ये बी के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना लिया, क्योंकि हम मानकर चल रहे थे कि ए को भी अपनी डिमांड के बारे में पता है मार्केट में, बी को भी अपनी डिमांड के बारे में पता है। अब एक फर्म, मान लीजिए ए फर्म पहले मार्केट में आती है और वो डिसीज़न लेना शुरू करती है। वो डिसीज़न कहाँ लेगी, जहाँ उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। तो मान लेते हैं पी कोई ऐसा प्राइस है जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट फर्म ए अर्न कर रही है, तो पी प्राइस डिसाइड करती है फर्म ए, और इस पी प्राइस पर कॉरस्पॉन्डिंगली कितनी क्वांटिटी बना रही है, ओ एन। फिर ए फर्म के बाद बी फर्म मार्केट में आएगी और बी फर्म अपना प्राइस थोड़ा सा लोअर सेट करेगी ए फर्म के कंपैरेटिवली, ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो पी से नीचे P1 कहीं कोई प्राइस सेट करती है बी फर्म, और कितना आउटपुट बेचेगी, OM, यानी ज़्यादा आउटपुट बेच सकती है। फिर ए फर्म ये मान के चलती है कि बी फर्म अपना प्राइस चेंज नहीं करेगी, और बी फर्म के प्राइस को देखते हुए ए फर्म बी फर्म के प्राइस से थोड़ा सा नीचे अपना प्राइस सेट करेगी, मान लीजिए P2, और उस पर आउटपुट बेचेगी, यानी N1 तक। फिर बी फर्म रिएक्ट करेगी ए को देखते हुए, ये मान के चलेगी कि P2 ए ने प्राइस सेट कर लिया है, वो उसको चेंज नहीं करेगा। तो बी फर्म उससे थोड़ा नीचे P3 प्राइस को ही सेट करती है और उस पर कितना आउटपुट सेल कर रही है, OM1। इसी तरीके से फिर ए फर्म लोअर करेगी अपना प्राइस, फिर बी फर्म, यानी दोनों फर्म प्राइस लोअर करती चली जाएंगी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड इन ऑर्डर टू सेल मोर। तो ज़्यादा बेचने के लिए, और ये कब तक चलता चला जाएगा, जब तक कि दोनों फर्म का प्राइस ज़ीरो नहीं हो जाता। इस ज़ीरो प्राइस पर फर्म ए अपना पूरा आउटपुट बेच देगी और फर्म बी भी अपना पूरा आउटपुट बेच देगी। लेकिन इस सिचुएशन में फर्म ए और फर्म बी है जो दोनों को ही नुकसान हो रहा है। यदि दोनों फर्म्स चाहती तो एक दूसरे से मिलकर डिसीज़न ले सकती थी और एक हायर प्राइस सेट कर सकती थी और अपना आउटपुट उस हायर प्राइस पर सेल कर सकती थी। फिर हम बात करते हैं एजवर्थ के मॉडल की, जो एजवर्थ ने डेवलप किया था 1897 में, लेकिन जो मोर ओवर अजम्पशंस कुर्नोट के मॉडल को ही फॉलो करता है। और अजम्पशंस क्या लेकर चल रहे हैं यहाँ पर हम, कि 2 फर्म्स हैं और दोनों फर्म्स कैसे प्रोडक्ट बना रही हैं, होमोजीनियस या एक जैसे प्रोडक्ट बना रही हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी आती है, 0 आती है। और हर एक फर्म का यहाँ पर एक जो अलग अजम्पशन है कि मैक्सिमम आउटपुट रेट दे रखा है, यानी कि हर एक फर्म कितना आउटपुट मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती है और मार्केट में सेल कर सकती है, वो फर्म का गिवन है। ईच फर्म क्या बिलीव करती है कि जो राइवल है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा। तो यहाँ पर कुछ आपकी जो अजम्पशंस हैं वो
कूर नोट के मॉडल से मिलती जुलती हैं, लेकिन प्राइस को कांस्टेंट रखने वाली अजम्पशन की यदि आप बात करें तो वो बर्ट्रैंड के मॉडल से मिलती जुलती है। अब इस चीज़ को हम डायग्राम से बेहतर समझेंगे। वही जिस तरीके से हमने बनाया था बर्ट्रैंड के लिए, उसी तरीके से हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। आपके एजवर्थ के लिए एक्स एक्सिस लिया है और बीच में वाई एक्सिस लिया है, क्योंकि एक्स एक्सिस के इधर हम ए का डिमांड कर्व दिखा रहे हैं, इधर बी का डिमांड कर्व दिखा रहे हैं। ये पता मानकर चल रहे हैं कि भाई ए को भी डिमांड का पता है, बी को भी मार्केट में डिमांड का पता है। ऐसे में मान लीजिए ए फर्म पहले मार्केट में एंटर करेगी, तो ए फर्म कोई प्राइस सेट करेगी जहाँ वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। मान लीजिए पी वो प्राइस था और इस पी प्राइस पर ए फर्म कितना बेचेगी, ओ एन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और बेचेगी। अब बी फर्म यदि मार्केट में एंटर करती है तो वो क्या करेगी, वो कोई नीचे की तरफ प्राइस डिसाइड करेगी, नीचे की तरफ, ताकि वो ज़्यादा आउटपुट बेच सके। तो पी से नीचे, जैसे कि हम बर्ट्रैंड मॉडल में बात कर रहे थे, मान लीजिए इधर कोई प्राइस सेट होता है तो उस पर इतना कोई आउटपुट बेचा जाएगा, फिर ए फर्म उससे नीचे प्राइस सेट करेगी और कोई आउटपुट बेचेगी, और फिर बी फर्म नीचे, तो प्राइस बार छिड़ जाता है, प्राइस को नीचे करते चले जाती हैं दोनों फर्म्स, ये मानकर कि दूसरी फर्म अपना प्राइस चेंज नहीं करेगी। और अल्टीमेटली वहाँ हम देख रहे थे, वहाँ पर वो दोनों फर्म्स कहाँ पर प्राइस बार को छोड़ती हैं, जहाँ पर प्राइस ज़ीरो हो जाता है और वो पूरे के पूरा आउटपुट अपना सेल कर देती हैं। लेकिन इस मॉडल में हमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट दे रखा है जो फर्म प्रोड्यूस कर सकती हैं, और वो कितना है, ON1 फॉर द ए फर्म एंड OM1 फॉर द बी फर्म। तो इस ON1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस कितना है, P1, OM1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस कितना है, P1। तो प्राइस लोअर कब तक करती रहेंगी दोनों फर्म, P1 तक, जहाँ पर ए का भी पूरा आउटपुट ON1 नहीं बिक जाता और बी का पूरा आउटपुट OM1 मार्केट में नहीं बिक जाता। अब यहाँ पर आकर भी क्या हो सकता है कि मान लीजिए बी फर्म ने प्राइस, ए फर्म ने प्राइस अपना यहाँ लोअर कर लिया, P1 पर सारा आउटपुट बेच लिया, लेकिन इस P1 प्राइस पर आकर बी फर्म को ऐसा लग रहा है कि ए फर्म अपना प्राइस चेंज नहीं करेगी, P1 ही रखेगी और मैं अपने प्राइस को दोबारा इंक्रीज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती हूँ। तो बी फर्म प्राइस को इंक्रीज़ कर देगी और P1 की बजाय हो सकता है पहले की तरह पी प्राइस चार्ज करने लग जाए। पी प्राइस चार्ज करेगी तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, OMEP, ये सारा प्रॉफिट होगा, जबकि P1 पर ये वाला प्रॉफिट होना था। तो यहाँ पर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मोनोपोली प्राइस को दोबारा से सेट कर लेगी जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे थे उसे। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी पाया जाता है, मतलब पता नहीं चलता कि प्राइस नीचे की तरफ फर्म सेट करेंगी या फिर नीचे भी आकर रुकेंगी या नहीं, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ मूव करना तो नहीं शुरू कर देंगी। ऊपर की तरफ जो ये प्राइस सेट किया जा रहा था ए फर्म के थ्रू मार्केट में घुस के, सबसे पहले ये प्राइस कैसा था, मोनोपोली प्राइस। और जो ये नीचे की तरफ प्राइस आ जाता है जिस पर पूरा का पूरा आउटपुट आपकी ए और बी फर्म बेच देती हैं, वो प्राइस कैसा है, कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब यहाँ पर दोनों फर्म्स एक दूसरे से compete कर रही हैं और एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी आपके यहाँ पाया जा रहा है। ऐसे में दोनों फर्म्स क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी कर सकती हैं और एक साझा प्राइस डिसाइड कर सकती हैं। लेकिन दोनों फर्म्स क्योंकि अपने अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड यहाँ पर कर रही हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी आपके देखने को मिलता है कि पता नहीं फर्म दोनों प्राइस कट करती चली जाएंगी, प्राइस कट पर रुकेंगी या नहीं रुकेंगी, उसके बाद फिर से प्राइस राइज करना शुरू कर देंगी या नहीं कर देंगी। प्राइस राइज करना भी क्योंकि यहाँ पर फिर प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि आप मोनोपोली प्राइस चार्ज कर रहे होते हो, हायर प्राइस चार्ज कर रहे होते हो और एक मार्केट का अहम हिस्सा आप बेच रहे होते हो, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट डिमांड जो थी वो दो हिस्सों में बटी थी, ए के लिए और बी के लिए। तो दो हिस्सों में बंटने के कारण अगर ए कंप्लीट अपना आउटपुट भी बेच देता है तो भी वो मार्केट डिमांड को मीट नहीं कर सकता। ऐसे में बी यदि हायर प्राइस चार्ज करके कुछ आउटपुट मार्केट में बेचेगा तो उसको फ़ायदा हो सकता है और वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है।